चलिए, तो हमारा टॉपिक जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग तो कंप्लीट हो चुका। कौन सा टॉपिक? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, एक बार रिवीजन करते हैं, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो भाई, सारे सॉल्व एग्जांपल्स करा चुका हूँ मैं लेक्चर्स के दौरान। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ा इस चैप्टर में? फिजिकल क्वांटिटी। कैसे लिख सकते हैं उसको? NU। फिर उसके बाद क्या पढ़ा? यूनिट। उसके बाद क्या पढ़ा? फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट, है ना। इसके बाद क्या पढ़ा था बताओ ज़रा? फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा? फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट फंडामेंटल यूनिट और इसका यूनिट डिराइव यूनिट। इन दोनों यूनिट के सेट को क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट के अलग अलग क्या हैं? टाइप्स हैं। कौन कौन सा है? CGS, FPS, MKS और SI। ठीक है ना। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? SI, क्योंकि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। सब में क्या होते हैं? 3 फंडामेंटल और इसमें है 7 फंडामेंटल प्लस 2 सप्लीमेंट्री। ठीक है ना। इसके आगे की कहानी बोलो भाई। डायमेंशंस पढ़ लिया था, कन्वेंशंस भी पढ़ लिया था। ठीक है ना। डायमेंशंस के यूसेज भी पढ़ लिए थे। ठीक है ना, तो यूसेज भी पढ़ लिए थे ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा बोलो? एरर के बारे में पढ़ा। उससे पहले एरर, एक्यूरेसी, प्रिसीशन और अनसर्टेनिटी। फिर उसके बाद क्या पढ़ा? एरर के बारे में पढ़ा। उसके टाइप्स पढ़ लिए, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमैटिक में फिर 3 टाइप है। कौन कौन सा बोलो भाई? एक इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक इम्प्रॉपर टेक्निक की वजह से जो एरर होता है, और एक पर्सनल एरर। और रैंडम एरर तो कुछ भी हो सकता है। इसके बाद क्या पढ़ा? मेजरमेंट ऑफ एरर, है ना। मेजरमेंट ऑफ एरर के बारे में पढ़ लिया। ठीक है ना। और इसके बाद क्या पढ़ा? मेजरमेंट ऑफ एरर के बारे में सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ लिए, उसके रूल्स पढ़ लिए, और लास्ट में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ लिया। और ऐसे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में हम क्या देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। कैसे लिख सकते हैं? N इंटू यू। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, पर्टिकुलर कोई फिजिकल क्वांटिटी की, तो N और U में क्या रिलेशन होता है? हाँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। N इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू U। ठीक है ना। चलो भाई, क्या मतलब? जैसे जैसे यूनिट बढ़ाएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू का दूसरा नाम क्या है? मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। चलो, इसके बाद यूनिट क्या होता है? रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट और फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस। कैसा साइंस है? क्वांटिटेटिव साइंस। फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप है। कौन कौन सा? फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल यानी क्या? जो इंडिपेंडेंट होती है। डिराइव यानी क्या? जो फंडामेंटल पे डिपेंडेंट होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट क्या होंगे? फंडामेंटल यूनिट। डिराइव क्वांटिटी के यूनिट क्या होंगे? डिराइव यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के कितने पार्ट्स है बताओ जरा? 4। कौन यानी कितने टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स है? 4। CGS, FPS, MKS, SI। ठीक है ना। इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड मेजर करेंगे। FPS में लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड मेजर करेंगे। MKS में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड मेजर करेंगे। और MKS का एक्सटेंडेड फॉर्म कौन है? SI सिस्टम। समझा? SI सिस्टम में कितनी फंडामेंटल? 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का क्या फंडा है? बाद में ऐड हुई थी, इस वजह से सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं इनको। 7 फंडामेंटल कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड। इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। समझा? क्लियर हो गया। चलो, टेम्परेचर केल्विन। कौन सा है? उसके बाद प्लेन एंगल क्या है? रेडियन। और सॉलिड एंगल क्या है? स्टेरेडियन। ठीक है। चलो भाई, ये आपको पूरा याद करा दिया मैंने। डायमेंशंस क्या होते हैं? बेसिकली पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू गेट द रिक्वायर्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेफिनेशन बाय हार्ट होना चाहिए, समझे? ठीक है ना। बाय हार्ट होता है कि बाय हार्ट होता है? बाय हार्ट होता है, बाय हार्ड नहीं होता है। क्या होता है? बाय हार्ट होता है। बाय हार्ट क्यों? क्योंकि कोई चीज़ दिल से याद कर ली जाए तो उसको भूलते नहीं हैं हम, इस वजह से बोलते हैं बाय हार्ट करो। ठीक है ना। चलो भाई, तो उसको बाय हार्ट करना है डेफिनेशन को डायमेंशंस के। ठीक है। चलो भाई, कन्वेंशंस आपको कितने पढ़ाए थे मैंने? 8 कन्वेंशंस पढ़ाए थे। 8 कन्वेंशन में सबसे पहला कन्वेंशन क्या है? हाँ, यूनिट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। दूसरा कन्वेंशन क्या है बताओ? कभी भी अगर फुल लेटर में या फुल नेम लिखेंगे यूनिट का तो वो स्मॉल ही आएगा, चाहे वो साइंटिस्ट के नाम पर ही क्यों ना हो। सिर्फ कैपिटल कब आएगा? जब वो साइंटिस्ट के नाम का सिंबल हो। यूनिट साइंटिस्ट के नाम का सिंबल हो तब कैपिटल आएगा। और यूनिट के बाद हमेशा फुल स्टॉप लगाने का नहीं,
क्या करना है, कभी फुल स्टॉप नहीं लगाना है, समझ आया, ठीक है। यूनिट को क्या करना है, प्लूरल फॉर्म में लिखना है, नहीं कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो भी, और क्या कन्वेंशन थे, और कन्वेंशन क्या थे, अगर यूनिट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ रहा है तो उसको क्या करो, सिंगल रेशियो में लिखो, समझा, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा, और क्या है, अगर कोई सफिक्स लगेगा तो वो यूनिट से पहले लगेगा, ठीक है, प्रीफिक्स लगेगा तो यूनिट से पहले लगेगा प्रीफिक्स। उसके बाद क्या, अगर दो या दो से ज़्यादा यूनिट्स का कॉम्बिनेशन है तो या तो उनके बीच में स्पेस रखो या तो हाइफन लगा दो, समझा, क्लियर हो गया। चलो, तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी कन्वेंशंस में। उसके बाद डायमेंशंस के यूजेस क्या थे, डायमेंशंस को कहाँ कहाँ यूज़ किया, सबसे पहला यूज़ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, समझे। उसके बाद सेकंड क्या है, टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। तीसरा क्या है, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये भी अपने को समझ आ गया। उसके बाद क्या है, अपन ने क्या पढ़ लिया, एक्यूरेसी क्या है, क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, प्रिसीशन क्या है, रिपीटेबिलिटी ऑफ द सेम रीडिंग, समझे, क्लियर हो गया। उसके बाद अनसर्टेनिटी मतलब अनश्योरिटी, समझे, क्लियर हो गया। ये वाला पार्ट स्कूल के एग्जाम के लिए याद नहीं करना, रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। एरर क्या होता है, एरर क्या चीज़ है, हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। वही एब्सोल्यूट एरर भी है। एरर का मतलब बेसिकली क्या है, एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं, वही एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है ना। अब जो है आपका एरर, ये तो हो गया। अब एरर के बाद इसके दो टाइप होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है सिस्टमैटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर का एक नाम होता है कंट्रोलेबल एरर। क्या मतलब, ऐसे एरर जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, समझा, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या, रैंडम एरर, ये अनकंट्रोलेबल होता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता उसको कंट्रोल करना। फिर उसके बाद क्या है, ये आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर, या फिर एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर टेक्निक, या फिर क्या आपका पर्सनल एरर। सबका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद क्या, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एरर का मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ एरर। तो उसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, सबसे पहले क्या निकालेंगे, आपको रीडिंग्स दी गई होगी, आप क्या निकालेंगे, आप लोग निकालेंगे ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब मीन वैल्यू, मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू मतलब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, सब एक ही चीज़ है, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं। आपको रीडिंग दी गई होगी, आप क्या निकालेंगे सबसे पहले, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब मीन वैल्यू, मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू मतलब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, सबका मतलब एक ही है, समझे, क्लियर हो गया। चलो, इसके बाद क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू निकालने के बाद एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, क्लियर हो गया। चलो भाई, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, हाँ, मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। वो कैसे निकालते हैं, सभी एब्सोल्यूट एरर का एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, समझ आता है, ठीक। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में क्या क्या आता है, ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, या क्या बोल सकते हैं इसकी जगह पर, मीन वैल्यू प्लस और माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, समझा, क्लियर, वेरी गुड। इसके बाद और क्या पढ़ा, रिलेटिव एरर। कैसे निकालते हैं रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, समझ आ गया। माय आंटी इज इन इंग्लैंड डिवाइड बाय टीवी, समझे, ठीक है ना, याद रहेगा इससे। परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा, रिलेटिव एरर इंटू 100, ऐसे परसेंटेज एरर आ जाएगा, समझा, क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। इसके बाद क्या पढ़ा बताओ, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ लिया था। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में क्या पढ़ा, उससे पहले भी कुछ पढ़ा क्या, प्रोपगेशन ऑफ एरर भी तो पढ़ा, निकाल दिया गया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस से, लेकिन इंपॉर्टेंट है, समझे, क्लियर हो गया। तो क्या पढ़ा हमने प्रोपगेशन ऑफ एरर में, कि अगर हमारे पास z इक्वल्स टू a प्लस बी यानी प्लस वाला फॉर्मूला है तो ट्रू वैल्यू तो प्लस करके निकाल लेंगे, एरर को भी ऐड करेंगे। अगर z इक्वल्स टू a माइनस बी यानी सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला है तो ट्रू वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे, लेकिन एरर को तब भी ऐड करेंगे, समझे। अगर z इक्वल्स टू a इंटू बी वाला फॉर्मूला है यानी मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला है, जैसे मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी, तो ट्रू वैल्यू तो m इंटू वी करके निकाल लेंगे, लेकिन एरर कैसे निकालेंगे, दो चीज़ें बताई उसमें, रिलेटिव एरर और एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा, डेल्टा z बाय z इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। डेल्टा ए क्या है, एरर इन ए, डेल्टा बी क्या है, एरर इन बी, डेल्टा जेड क्या है, एरर इन जेड, समझे। डेल्टा जेड बाई जेड क्या चीज़ है, एरर इन जेड है या रिलेटिव एरर इन जेड है, रिलेटिव एरर इन जेड क्या है वो,
हाँ, डेल्टा जेड बाय जेड क्या है, रिलेटिव एरर इन जेड, समझा। और डेल्टा जेड क्या है, एरर इन जेड। तो अगर कोई ये क्वेश्चन में आ जाए कि फाइंड एरर इन जेड, तो क्या निकालना है, डेल्टा जेड। अगर ये क्वेश्चन में आ जाए कि फाइंड रिलेटिव एरर इन जेड, तो डेल्टा जेड बाय जेड निकालना है। डिफरेंस क्लियर हो रहा है। अगर बोल दिया जाए परसेंटेज एरर निकालना है, तो क्या करोगे, क्या करोगे, हाँ, यानी डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100 कर देंगे, तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। चलो भाई, तो यहाँ तक अपने को समझ में आ जाता है। इसके बाद हम लोग ने पावर वाला भी हम लोग ने देख लिया था, डिवीजन वाला भी सेम वैसे ही जाएगा, पावर अगर होगा तो आगे आ जाएगा, बता दिया, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे फिगर्स होते हैं जिसमें हमने कोई मेजरमेंट किया, तो जितने सर्टेन है वो सारे डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स, जितने श्योर है वो सारे डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ये सब मिला करके क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स होता है या सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इसके बाद जो है कि नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा, रूल पढ़ा। क्या रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के, क्या रूल है, जितने नॉन जीरो है सबके सब सिग्निफिकेंट है, यानी जो जीरो नहीं है, जीरो के अलावा जो जितने भी डिजिट्स आएंगे वो सबके सब क्या है, सिग्निफिकेंट है। ट्रैप्ड जीरोज आर सिग्निफिकेंट, लीडिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ डेसिमल इज प्रेजेंट, अगर डेसिमल एब्सेंट होगा तो दे आर इनसिग्निफिकेंट, और पावर्स ऑफ 10 कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। बस याद हो गया, कितना इजी है, समझा, क्लियर हो गया। चलो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना है, जो भी आपको वहाँ पर क्वांटिटी दी होगी उससे 2 सवाल पूछने। कौन से 2 सवाल, क्या ये 0.5 से बड़ा है, ठीक है ना, और वो आंसर दे देगा आपको। 0.5 से बड़ा होना चाहिए, 0.5 के इक्वल भी हो सकता है, वो भी चलेगा, ठीक है ना। क्या ये 0.5 से बड़ा है, वो आंसर दे देगा। क्या ये 5 से छोटा है, वो आंसर दे देगा। जब दोनों आंसर आ जाएंगे तो जो 10 का पावर बनेगा वो क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो रिवीजन कर लिया, क्वेश्चंस करते हैं। तो हम लोग जो है अभी एक्सरसाइज पे चलते हैं हमारी। सबसे पहला क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले उसमें क्या दिया हुआ है, L1 M1 T-2, यानी M1 L1 T-2, ठीक है ना, इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। ये तो याद करा है मैंने, M1 L1 T-2 और M1 L2 T-2, एक फोर्स का एक वर्क का है, ये तो याद करने बोला था मैंने। तो क्या आएगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स वर्क, तो ऑप्शन क्या आएगा, C, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद जो है, इसके बाद एरर इन द मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1%। एक रेक्टेंगल है और इसकी साइड्स में, साइड जो है L है, रेक्टेंगल की सभी साइड्स इक्वल होती है, तो इसकी जो साइड में एरर है ना वो कितना है, 1% का है, ठीक है ना। 1% का यहाँ पर एरर बोलता है। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया, एरिया के मेजरमेंट में क्या एरर हुआ, तो कैसे निकालेंगे मैं समझाता हूँ, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज में मिलेंगे आपको, घबराने का नहीं। एंट्रेंस के लिए बहुत सारे सवाल हैं करने के, वो शुरुआत है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताओ बस। हाँ, अरे साइड स्क्वायर होगा कि नहीं, है ना। रेक्टेंगल का तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। अच्छा, स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है कि रेक्टेंगल एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है कि रेक्टेंगल एक स्क्वायर होता है, बोलो रे बोलो, स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है कि रेक्टेंगल एक स्क्वायर होता है, बोलो। स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, क्या होता है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है ना। स्क्वायर जो है रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस है, स्क्वायर जो है रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस। अभी इसको छोड़ो, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्क्वायर अपने को नहीं, रेक्टेंगल दे दिया गया है। तो अगर रेक्टेंगल दे दिया गया है तो मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर करना क्या है। तो ये लेंथ होगा और ये ब्रेड्थ होगा, ठीक है ना। तो अगर ये रेक्टेंगल दे दिया गया तो फॉर्मूला क्या बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बनेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा। अब मुझे निकालना है यहाँ पर परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, पहले निकालना पड़ेगा रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालूंगा मैं, देखूँगा डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल प्लस क्या होगा, डेल्टा बी बाई बी। समझा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये जो रिलेटिव एरर आए हैं इनको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो अगर मैं क्या कर दूंगा, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, यानी दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आगे जाके तुम डायरेक्ट कर लोगे उसको, 100
प्लस क्या होगा डेल्टा बी बाई बी इंटू क्या हो जाएगा 100। समझा? अब ये क्या चीज़ आई बताओ फिर, ये क्या चीज़ आई? डेल्टा ए बाई ए क्या था? रिलेटिव एरर इन ए। डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 क्या होगा? परसेंटेज एरर इन ए। मैं लिख दूंगा परसेंटेज एरर इन एरिया इज इक्वल्स टू, ये क्या चीज़ आएगी बताओ? परसेंटेज, हाँ परसेंटेज एरर इन लेंथ, लेंथ का परसेंटेज एरर। और ये क्या होगा? जो भी ब्रेड्थ भी तो लेंथ ही होती है ना, तो ये क्या होगा? परसेंटेज एरर इन ब्रेड्थ। ठीक है ना? चलो भाई, अब परसेंटेज एरर साइड्स में कितना है? 1%। यहाँ पर भी कितना होगा? 1%। क्यों बोला है उसने, बोला है ना, तो परसेंटेज एरर की जगह लिख दो 1%। यहाँ भी क्या होगा? 1% मिला के क्या होगा? आ गया आंसर, यही है। समझा? ये तो शुरुआत में बताने के लिए इतना बड़ा करना पड़ा हो ना, तो डायरेक्ट बता दो। अच्छा हाँ, ये इधर आ रहा है, इतना आ रहा है, 1% 2% सीधा। समझा? क्लियर हो गया? तो ये समझा दिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया? ठीक है, चलो कॉपी कर लो। चलो तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो इसको समझना पड़ेगा। लाइट ईयर होता क्या पहले बताओ? लाइट ईयर क्या होता है? नहीं बता। देखो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक बल्ब, ठीक है ना। यहाँ पर अपन ने क्रिएट कर दिया वैक्यूम, या स्पेस में अपन ने लगाया है, ये बल्ब को स्पेस में लगा दिया, वहाँ एयर वगैरह है नहीं, ठीक है। ये हमने लगाया बल्ब, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ से बटन ऑन किया, बल्ब से क्या निकली? लाइट निकली। अब लाइट चलते 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 1 साल में जितना ट्रैवल करेगी उसको बोलेंगे 1 लाइट ईयर। समझे? तो स्पेस में, वैक्यूम में 1 साल में लाइट जितना ट्रैवल करेगी चलते चलते, उसको क्या बोलेंगे? 1 लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको क्या बोलते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं। तो लाइट ईयर से टाइम मत समझ लेना इसको, ये टाइम का यूनिट नहीं है। लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये डिस्टेंस का यूनिट है। समझे? अब समझे कंफ्यूजन कहाँ होता है? इसी वजह से दिया है उसने लाइट ईयर। तो ईयर देख के लगेगा टाइम का यूनिट, नहीं टाइम का यूनिट नहीं है। लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब समझा? ठीक है ना। चलो भाई, तो लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस का यूनिट है, सी ऑप्शन बनेगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेम एज दैट ऑफ। काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों? एनर्जी है। एनर्जी और वर्क के डायमेंशंस सेम होते हैं, बता चुका हूँ पहले ही मैं। तो एनर्जी और वर्क के डायमेंशन सेम होंगे, तो इसमें भी क्या बनेगा? ऑप्शन सी बनेगा। सब में ऑप्शन सी ही है क्या? फर्स्ट का भी सी, सेकंड का भी सी, थर्ड का भी सी, फोर्थ का भी सी, ठीक है ना। चलो भाई फिफ्थ का देखते हैं क्या है। फिफ्थ में क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। कोई भी सिस्टम में फंडामेंटल नहीं होना चाहिए। सेंटीमीटर सीजीएस में फंडामेंटल है, किलोग्राम एमकेएस में फंडामेंटल है, सेंटीग्रेड यानी डिग्री सेल्सियस एसआई में तो केल्विन है, सीजीएस में डिग्री सेल्सियस, तो ये भी फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल कौन नहीं बचा? डी, वोल्ट। वोल्ट फंडामेंटल नहीं है। वोल्ट मतलब वोल्टेज, जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, जिसका कुछ आइडिया आपको नहीं होता है, ठीक है ना। चलो भाई, तो 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पता चलता है कि वोल्ट होता क्या है, ठीक है। चलो भाई ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना है, कैंसिल कर दो। क्यों? सिलेबस से बाहर है और कोई मतलब भी नहीं उसको करके, पैरेलक्स एंगल वगैरह, ठीक है। ये कॉपी कर लिया, ठीक है ना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी L अंडर रूट ऑफ L बाई G, L being the length, G is the acceleration due to gravity। तो लेट अस कंसिडर कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें कुछ बोला है कि x इक्वल्स टू कुछ बोला है उसने, कोई क्वांटिटी बोला है L अंडर रूट ऑफ L बाई G। आपको बोला है कि ये जो क्वांटिटी है ना, इसके डायमेंशन निकाल के बताओ। क्या ही बड़ी बात है डायमेंशन निकालना। लेंथ का डायमेंशन क्या होगा बोलो? डायमेंशन निकाल लें। लेंथ का डायमेंशन क्या होगा?
ये तो मैंने इक्वल टू एक्स अपने हिसाब से कोई भी कंसिडर कर लिया, ठीक है। बोलो L1 होगा, अंडर रूट ऑफ फिर से लेंथ आया L1 होगा, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी क्या होगा L1 t-2, समझे। L1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बताओ क्या बचेगा L1 अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा t⁻², ऊपर जाएगा तो क्या होगा t⁻² होगा, समझे। आगे कहानी बताओ, L1 ये कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा t1, ये आंसर है, समझा। एकदम इजी है, ठीक है। अभी कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, डिफाइन एब्सोल्यूट एरर। क्या है डेफिनेशन, डिफाइन करो। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है मॉड ऑफ, बोलो, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। यही लिखने का मतलब, इसको वर्ड्स में लिखने का क्या मतलब, एब्सोल्यूट एरर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, मॉड लगा मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। हो गया डेफिनेशन, समझा, क्लियर हो गया ना। लिख देता हूँ, एब्सोल्यूट एरर क्या है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ difference between true value and measured value। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं बच्चों, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है ना ये, थर्ड क्वेश्चन, ठीक, क्लियर हो गया, एकदम आसान है। चलो भाई, इसके बाद और क्या पूछा है, मीन एब्सोल्यूट एरर भी पूछा है, ये ए पार्ट है इसमें। बी पार्ट में क्या पूछा है, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको डिफाइन करो। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, बोलो। हाँ, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, सारे एब्सोल्यूट एरर्स का जो मीन निकालेंगे उसी को क्या बोलेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। बनाओ खुद से डेफिनेशन, सोचो, रट्टा वट्टा छोड़ दो, अभी सोचो खुद से, पता है ना कॉन्सेप्ट, पता है ना, बोलो क्या आएगा, बोलो, सही बोल रहे, बोलो। द एवरेज ऑफ, हाँ, द एवरेज ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स इन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, ठीक है ना। द एवरेज ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स, all the absolute errors in a given set of measurement, ऐसे लिखता हूँ, in a given set of measurement, समझे, क्लियर हो गया। तो सभी एब्सोल्यूट एरर के एवरेज को क्या बोलेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये अपने को समझ में आता है, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ पूछा है क्या, और क्या पूछा है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, the ratio of mean absolute error to the true value is called as a relative error, समझा, यही डेफिनेशन है, ठीक है ना। क्या लिखोगे, सी पार्ट में क्या लिखोगे, इसके सी पार्ट में आएगा रिलेटिव एरर के बारे में। तो रिलेटिव एरर क्या है, रिलेटिव एरर है द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, ये पूरा लिखना, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज ए रिलेटिव एरर, समझे। तो रिलेटिव एरर क्या चीज़ है, वो है माई आंटी इज इन इंग्लैंड डिवाइड बाई टी, ठीक है ना। तो याद रखने में आसानी होगी। उसके बाद लास्ट में क्या पूछेगा, वो परसेंटेज एरर, है ना। अब परसेंटेज एरर क्या होगा, कुछ भी नहीं याद आ रहा है ना, तो फॉर्मूले को ही क्या कर देना, वर्ड्स में लिख देना। क्या परसेंटेज एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर इंटू 100, यही है, ठीक है ना। या फिर उसको ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, समझे। रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज कॉल्ड एज परसेंटेज एरर, समझा, क्लियर हो गया। तो बहुत ही सिंपलेस्ट डेफिनेशन आपको दे दी है मैंने इसको, क्लियर हो गया, समझ आई बात। चलो ओके, चलो तो अब जो है ये तो हम लोग ने देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मेंट बाय
सिग्निफिकेंट फिगर्स डिस्क्राइब कर दो, क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, कल बताया था मैंने। बोलो बोलो जल्दी बोलो बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, बोलो। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं, आसान भाषा में डिफाइन करें अगर, तो दोज फिगर्स इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, है ना। वो फिगर्स जिनमें क्या है, वो डिजिट जिनमें क्या है, हमको कॉन्फिडेंस है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। और उसके बाद जो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट होगा उसको हम लोग कहेंगे, सबको मिला के सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बेसिकली क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, होता है सर्टेन डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सर्टेन डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। अब डिस्क्राइब करने बोला है तो इतना से लिखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपकी जो बुक में दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रॉड का क्या क्या दिया हुआ है, अलग अलग रीडिंग बताओ। 15.4 दिया था, फिर क्या दिया था, 15.4 दिया था, और 15 पॉइंट कुछ 3 या 5 दिया था, 5 दिया था, ठीक है। फिर इसका एवरेज निकाला गया था, एवरेज कितना आया था, 15.43 आया था। तो 51 और 5 में तो कॉन्फिडेंस है, लेकिन 4 क्या है, अनसर्टेन है, ये तो और ही अनसर्टेन है, अपने को पता ही नहीं है। तो ये दोनों और प्लस ये दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, यानी ये तीनों को मिला के क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलेंगे। समझा, क्लियर हो गया। दोनों मतलब ये दोनों आपका क्या होगा, दोनों को मिला के एक सर्टेन डिजिट्स प्लस ये, तो ये दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये मतलब ऐसा, समझा ना, समझ आ रहा है ना। तो ये दोनों क्या है, ये सर्टेन डिजिट्स और ये क्या है, अनसर्टेन, तो ये दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। जबकि सिग्निफिकेंट फिगर्स है कितने, 3, 1 2 3, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग ने कर लिया है। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को a × 10⁻n के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें a का रेंज है अपने पास क्या है, वो 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा, 0.5 के इक्वल भी हो सकता है। अगर ऐसे एक्सप्रेस कर दिया जाए तो जो 10 के पावर में होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। समझा, ठीक है ना। वो बुक से याद करके लिख सकते हो ना, ठीक है, जो बता दिया था मैंने, तो ये हो जाएगा, ठीक। चलो, ये हो जाएगा। अब उसके बाद जो है आगे बढ़ो, आगे क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 5 आपको नहीं करना है, ये डेरिवेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर निकाल दिया गया है, तो वो डेरिवेशन अपने को नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। तो डिराइव द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल हैविंग मास स्मॉल m एंड वेलोसिटी v यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। आपको क्या करना है, आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है, और आपको बोलता है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल है वो मास पे डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर 6th क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 सब क्वेश्चन, उसमें क्या बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है मास पे और वेलोसिटी पे। कौन से पावर पे डिपेंड करता है पता है अपने को, लेकिन अपने को इससे निकालना है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², मतलब मास का पावर 1, वेलोसिटी का पावर 2, समझा, ठीक है ना। चलो, देयरफॉर अब क्या होगा, आगे कहानी हम लोग जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, k m⁻⁴ v⁻⁵ आगे कहानी बोलो, उधर डायमेंशंस बोलो काइनेटिक एनर्जी के, हाँ बोलो, m1 L2 T-2, रिवाइज नहीं किए घर जाके, m1 L2 T-2। टेस्ट में कम मारता ना, बहुत मारता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ लो, ये बारी वाले से पूछो, तो पीछे बैठ के प्रैक्टिस पूछो उनसे कितनी मार पड़ी है उनको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, m⁻⁴ और ये क्या हो जाएगा a, और ये क्या हो जाएगा L1 और T-2, और ये हो जाएगा r⁻², समझा, ठीक है ना। चलो भाई आगे कहानी, k इधर पे बताओ क्या होगा, m⁻⁴, ये अंदर जाएगा ना, क्या होगा L⁻² T⁻² क्या होगा -b, इधर पे बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा m⁻⁴ L⁻² और T⁻² क्या हो जाएगा -2, ठीक है ना। देयरफॉर a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है 2, और b का वैल्यू फिर से क्या है -2 इक्वल्स टू क्या होगा, -2 इक्वल्स टू क्या होगा -b, फिर से b का वैल्यू क्या आ गया 2। a और b तो चाहिए, c तो है ही नहीं, c तो है ही नहीं ना। हाँ, अब बोलो आगे कहानी बोलो जल्दी से। हाँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू k टाइम्स m⁻⁴ क्या है 1 और v⁻⁴ यही तो है हाफ mv², और k का वैल्यू क्या आएगा हाफ। लेकिन इससे पता लगेगा क्या, नहीं, कैसे पता लगेगा, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से, ठीक है ना। निकाल लिया फॉर्मूला, ठीक, क्लियर हो गया। चलो कॉपी कर लो, चलो आ जाओ।
तो यहाँ तक हम लोग ने कर लिया है। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ना, आगे क्या है देखो। अब क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सॉल्व न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। न्यूमेरिकल की स्पेलिंग क्या लिखाई है, न्यूमेरिकल, ठीक है, वो क्या है, ई आएगा भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक है। आपकी बुक्स में बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, बहुत ज़्यादा, आपको क्या मिलेगी, कहीं ना कहीं एरर मिलेगा इसमें, ठीक है। चलो भाई, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपने एग्जाम के लिए नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि अपने को एंट्रेंस के सवालों में काम आएगा। वहाँ तो है करना है अपने को, ठीक है ना, प्रोपगेशन ऑफ एरर के सवाल हैं तो मैं कराता हूँ, लेकिन स्कूल के एग्जाम के लिए नहीं करना है। द मासेस ऑफ 2 बॉडीज आर मेजर्ड टू बी दिस एंड दिस, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द 2 एंड द एरर इन इट। 2 बॉडीज का मास अपने को दिया है बच्चों, क्या दिया बताओ, 15.7 प्लस और माइनस 0.2 किलोग्राम, ठीक है ना। उसके बाद उज़ैर मास टू क्या दिया है बोलो जल्दी, सेकेंड क्वांटिटी क्या है, 27.3 प्लस और माइनस 0.3 किलोग्राम, ठीक है ना। चलो भाई इंटरेक्ट करना शुरू करो, खामोश में बैठो, ठीक है। क्या निकालना है अपने को, टोटल मास, क्या निकालना है, टोटल मास, ठीक है। चलो भाई टोटल मास कैसे निकालेंगे, ऐड कर दो, है ना, प्लस कर दो तो ऐसे आ जाएगा टोटल मास, ठीक है। पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे ट्रू वैल्यू, उसके बाद क्या निकालेंगे, एरर, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले निकालेंगे अपना ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू बताओ कैसे आएगा, सीधा सीधा जो वैल्यूज उनको ऐड करो, 15.7 प्लस क्या होगा 27.3, बताओ कितना होगा, ये देखो ये इधर ऐड कर लो पहले, तो ये कितना होगा, ये जगह 28 हो जाएगा, 28 और 15, 28 में 10 ऐड करो यहाँ से 38 होगा, 38 और 5 ऐड कर दो। अब समझ आ रहा है कैसे कर रहा हूँ मैं ऐड, समझ आया नहीं समझा ये 0.7 को यहाँ ऐड कर लिया मैंने, तो कितना होगा बताओ, हो जाएगा 28, 0.7 की कमी है ना, 27.3 है, तो 0.7 ऐड कर दो 28 हो गया। अब क्या बचा, ये 28 हो गया, ये 15 हो गया। अब 28 में यहाँ से पहले 10 ऐड करो, कितना होगा 38, अब बचा कितना 5, वो 5 ऐड कर दो, ईजी होगा इससे, ठीक है ना। कितना हो जाएगा बोलो, 43 हो जाएगा, 43 किलोग्राम। ये क्या मिला बच्चों अपने को, ट्रू वैल्यू मिला, ये अपने को ट्रू वैल्यू मिला। अब क्या निकालना अपने को, एरर निकालना। बताओ एरर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला कौन सा है, अरे सर प्लस वाला फॉर्मूला है, प्लस वाले फॉर्मूले में एरर को ऐड कर देंगे, माइनस वाले फॉर्मूले में भी एरर को ऐड कर देंगे, तो एरर को ऐड कर दो, कितना होगा 0.2 प्लस 0.3 कितना होगा 0.5 किलोग्राम, ठीक है ना। चलो भाई, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर अपना जो फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी फाइनल रिजल्ट मतलब क्या, बोलो भाई फाइनल रिजल्ट मतलब क्या, फाइनल रिजल्ट का मतलब होता है टोटल मास, तो टोटल मास ही तो निकालना था ना। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा बताओ, कैसे लिखते हैं, ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस क्या लिखते हैं, एरर, ऐसे लिखते हैं। ट्रू वैल्यू कितना है बताओ 43 और प्लस और माइनस कितना होगा 0.5 किलोग्राम, समझा, क्लियर हो गया, कितना इजी है, एकदम इजी है ना। ये सब तो शुरुआत में सब बताने के लिए, आगे जाके डायरेक्ट करोगे तुम, हाँ इनको ऐड कर दिया प्लस इनको ऐड कर दिया, डन हो गया, आ गया एरर, समझा, ठीक है ना। फास्ट करना है अपने को, ठीक है, चलो वो भी कर लो। चलिए नेक्स्ट सेकेंड जो है क्वेश्चन नंबर 3 का, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम दिस एंड दिस मीटर, व्हाट इज द स्पीड एंड इट्स एरर। इसमें एरर पूछा है लेकिन आंसर रिलेटिव एरर का दिया हुआ है। पिछले बैचेस से करा रहा हूँ मैं, इनके बैच में आया था वो फर्स्ट टाइम, तो उसी टाइम पे जब मैं कराया था तभी करेक्शन करवाया था उसमें, और एरर लिखा हुआ है लेकिन आंसर किसका दिया है, रिलेटिव एरर, तो वहाँ पे करेक्ट कर लेना। क्या दिया हुआ है वहाँ पर, रिलेटिव एरर दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या दिया है, आपको निकालना क्या है, मतलब आपको निकालना है रिलेटिव एरर, क्या निकालना है, रिलेटिव एरर, ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि आंसर जो दिया है वो रिलेटिव एरर का दिया गया है, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। एरर बोलता अगर तो क्या निकालना पड़ता, डेल्टा जेड, लेकिन रिलेटिव एरर बोलेगा तो डेल्टा जेड बाय जेड, समझा, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो आंसर दिया है वो डेल्टा जेड बाय जेड का दिया हुआ है, तो बेसिकली यही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम दिस, तो डिस्टेंस जो ट्रैवल किया गया है वो कितना है 100 प्लस और माइनस 1, नहीं ये तो टाइम है, ठीक है, ये सेकेंड में है, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज दिस, डिस्टेंस कितना है
5.2 प्लस और माइनस कितना है 0.1 मीटर, इतना डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम दिस इज दिस, तो डिस्टेंस ट्रैवल इतना है। ठीक है, आपको बोलता है व्हाट इज द स्पीड निकाल के बताइए, और निकाल के क्या बताइए, एरर इन इट, मतलब बेसिकली क्या निकालने बोला है, रिलेटिव एरर इन स्पीड, ये निकालने बोला है। तो सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्ट्रेट लाइन में तो डिस्प्लेसमेंट भी चलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या, ये क्या निकाल रहे बच्चों हम लोग, ट्रू वैल्यू निकाल रहे हैं। ट्रू वैल्यू के लिए ट्रू वैल्यूज लेते हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना है 5.2, टाइम कितना है 100, समझे। ये होगा 10⁻², ऊपर जाके क्या होगा 10⁻², तो 5.2 10⁻², ये अपनी ट्रू वैल्यू आ गई मीटर पर सेकेंड, ट्रू वैल्यू आ गई, है ना। समझा क्या मैंने, इसको ऐसे ही रखा मैंने, ठीक है ना। 10⁻², ऊपर जाके होगा 10⁻², ठीक है। चलो आगे की कहानी, आगे क्या होगा, आगे होगा रिलेटिव एरर इन स्पीड। तो रिलेटिव एरर इन स्पीड अपने को निकालनी है, तो रिलेटिव एरर इन स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, डेल्टा, ये स्पीड है ना, इसको v बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं v, हाँ वेरी गुड, डेल्टा v बाई वी इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा s बाय एस प्लस क्या होगा, डेल्टा t बाई टी, क्योंकि डिवाइड वाला फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसे ही लिखते हैं उसको एरर को, है ना। तो देयरफॉर क्या है, देयरफॉर डेल्टा v बाई वी इक्वल्स टू डेल्टा s बाय एस, डेल्टा s मतलब एरर इन s कितना है वो 0.1, कितना है ये 5.2 प्लस डेल्टा t कितना है 1, ये कितना है 100, समझे। क्या है 10⁻⁻1 10⁻⁻1 कैंसिल हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1/52, इस कितना हो जाएगा ये ऐसे 100, ये क्या आएगा डेल्टा v बाई वी। आगे कहानी क्या हो जाएगा, डेल्टा v बाई वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 प्लस 52 डिवाइड बाई क्या होगा 52 इंटू 100, यानी कितना होगा 152 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 52 इंटू क्या हो जाएगा 100, समझा। 100 प्लस 52 इज 152, ठीक है। अब उसके बाद क्या, ये 100 को क्या करते हैं ऊपर भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बताओ ज़रा, ये हो जाएगा 152 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा -2। अब इसको कैंसिल करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलो 2 के टेबल में तो डेफिनेटली जाएगा ना, तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14 और 2 6 ज़ा 12, 2 के टेबल में फिल जाएगा, है ना। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16, 13 और 38, 13 के टेबल में 39 कब आता है 3 ज़ा, यानी लगभग 2.9 के आसपास बनेगा। नहीं मैं कर रहा हूँ, ऐसे लिखना नहीं पड़ता है, वो तो मैं कर रहा हूँ ऐसा कैलकुलेशन, ठीक है। तो 13 3 ज़ा कितना होता है 39 होता है, ये कितना है 38, तो मैं तुमको क्या कर रहा हूँ स्मार्ट कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, समझे, कि रफ में आप लोग क्या कर लोगे आंसर निकाल लोगे, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा डेल्टा v बाई वी, आपको क्या मिलेगा 2.9 इंटू 10⁻², समझे। 10⁻² मतलब क्या, अच्छा ये डेसिमल इधर है, इसके आगे कितने भी जीरो लगा दूँ कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, है ना, कितने भी जीरो लगा दो, इंटू ये क्या है 10⁻² है। अब ये डेसिमल को 1 और 2 शिफ्ट कर दो, यहाँ पहुँचा दिया मैंने, तो क्या बचेगा बताओ 0.029 इंटू क्या हो जाएगा, राइट में लेफ्ट में शिफ्ट किया हूँ, तो 10 के बारे में क्या होगा +2, और ये -2 तो अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह पर है, मैंने यहाँ पर 2 शिफ्ट कर दिया, +2 कैंसिल हो गया, क्या बचा आंसर बचा 0.029, समझा, ठीक है ना। मुझे नहीं पता था कि एग्जैक्टली 38 कहाँ जा रहा है, लेकिन मुझे पता था कि 3 ज़ा 39 जाता है, तो 38 क्या होगा 13 है, मतलब 3 से थोड़ा सा कम होगा, तो मैंने 2.9 का तुक्का मार दिया, समझा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, ये आंसर आ गया, क्या आंसर आया डेल्टा v बाई वी का, तो डेल्टा v बाई वी का आंसर आया 0.029, ये अपने पास आंसर है। अब अगर आप आंसर देखेंगे अपनी बुक का, तो यही दिया हुआ है 0.029, समझे, मतलब क्या निकालने बोला है, रिलेटिव एरर। अब अगर बोलता इसमें जो बोला है कि एरर निकालो, तो एरर निकालो तो क्या निकालते तुम लोग, अगर जैसे बोला है उसके अंदर क्या डेल्टा v निकालते, मतलब यहाँ पर डेल्टा v निकालते, तो क्या करना पड़ता, v से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ये जो अपने पास v आया, ये उसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या 0.029 रहेगा, वो नहीं ना, चेंज हो जाएगा, इसका मतलब डेल्टा v पूछा ही नहीं है, पूछा क्या है रिलेटिव एरर, उसी का आंसर दिया है वहाँ पर, इस वजह से करेक्शन करवा दिया है, समझा, ठीक है ना। या तो आंसर चेंज कर लो या तो क्वेश्चन चेंज कर लो, समझे, तो हमने क्वेश्चन चेंज कर लिया ताकि आंसर मैच हो जाए, समझा, क्लियर हो गया, ऐसा है, कॉपी कर लो।
चलो चलो आओ। तो ये तो अपने को समझ आ गया है। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, देखिए ये भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज E enters a uniform magnetic field B bar with a velocity V। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इस पर चार्ज कितना है, E चार्ज है। वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B बार में एंटर कर जाता है। तो बच्चों इस पे लगता है फोर्स, इस पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। और ये फोर्स लगने की वजह से ये इस पे फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है BeV, फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी इसका वैल्यू क्या है BeV। एक्चुअल फॉर्मूला है QVB साइन थीटा, फॉर्मूला है QVB साइन थीटा। तुम छोड़ो, फोर्स का फॉर्मूला भी तुमको ही दिया हुआ है B इंटू E इंटू V। B क्या है बच्चों, B है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। E क्या है बच्चों, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और V क्या है, वेलोसिटी जिससे उसने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को एंटर किया। समझा, क्लियर हो गया। आप अच्छा वो आपने देखा होगा शायद, वो पुरानी टीवी जो होते थे ना, वो पिक्चर ट्यूब बड़ा बड़ा टीवी, तो उसमें ना मैग्नेट लेके जाता था तो कलर आ जाता था। मैग्नेट उसके सामने लेके जाओ, अरे तुमने, तुम्हारी जनरेशन ने वो टीवी देखा कि नहीं, हाँ देखा है ना टीवी, वो बड़ा था टीवी, और डब्बे वाला टीवी जो होता है, तो उसके सामने अगर मैग्नेट लेके जाते थे ना तो क्या होता था, कलर आ जाता था। तो कलर इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आता है कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ हिट करना चाहता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन यहाँ हिट करने की वजह वहाँ हिट कर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पीछे से आके बम्बार्ड हो रहा है और तुमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा देती है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ हिट करना चाहिए था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ हिट कर जाता है, उसे फोर्स लगने की वजह से। इस वजह से यही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है सब कुछ, ठीक है। चलो चलो आओ। तो अगर वो नहीं भी पता तब भी सॉल्व तो हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अपने को दिया हुआ है और अपने को निकालना क्या है, निकालना है फोर्स ऑन द चार्ज इज गिवन बाय ऑब्टेन द डायमेंशंस ऑफ V बार। B बार के डायमेंशंस निकालने हैं बच्चों, मतलब इसके डायमेंशंस निकालने मैग्नेटिक इंडक्शन के। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, मैं समझाता हूँ आपको। तो जिसके डायमेंशन निकालने होते हैं उसको एक साइड पे रखते हैं, बाकी सबको दूसरे साइड पे भेज देते हैं। तो आ जाओ, इसको यहाँ रखा। अब बताओ कौन बचेगा, डायमेंशंस ऑफ फोर्स डिवाइड बाय क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ E डिवाइड इनटू क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ V। समझा, B को यहीं रखा है, इन दोनों को नीचे भेज दिया। समझा, क्लियर हो गया। वही तो किया ना मैंने, ठीक है ना। B को वहीं रखा और मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि मुझे डायमेंशंस निकालने है ना। चलो भाई, फोर्स के डायमेंशंस बताओ उधर, फोर्स के डायमेंशंस M1 L1 T-2 डिवाइडेड बाय E के डायमेंशंस क्या हैं, अच्छा E क्या है, चार्ज है। चार्ज के डायमेंशन, चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो जो चार्ज होता है बच्चों, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। क्या होता है, करंट इनटू टाइम। करंट क्या होता है, I होता है, टाइम क्या होता है, T होता है। तो जो चार्ज होता है Q की जगह यहाँ पर E बोला उसने, तो I का क्या लिखेंगे, I का लिखेंगे I1 और टाइम का लिखेंगे क्या, T1। तो चार्ज के डायमेंशंस क्या होंगे, I1 T1। समझे, करंट के लिए क्या लिखेंगे, इसको I1 लिखेंगे और टाइम के लिए क्या लिखेंगे, इसका T1 लिखेंगे। तो I1 T1। समझा, अब इसको याद रखना है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का क्या होता है बताओ जरा, L1 T-1। समझा, क्लियर हुआ। चलो अब देखो, प्लस T1 माइनस T1 कैंसिल। उसके बाद क्या बचा, ये L1 भी कैंसिल। बचेगा क्या बताओ, M1 बच गया, उसके बाद ये I1 है, ऊपर जाके क्या आ जाएगा, I-1 और T-2। डन हो गया, ठीक है ना। क्या किया है, कॉपी करो, ठीक है। बुक में जो है ये आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, उसको करेक्ट कर लेना। बुक में क्या मिस्टेक किया है, अब तो L बचा नहीं ना यहाँ पर, तो L 0 है, तो उसने इनके पावर्स को इंटरचेंज कर दिया गलती से, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो, उसने लिख दिया M0 L1, बाकी ठीक है ना। लेकिन यही सही आंसर है, बुक में रॉन्ग है, उसको सही कर लेना, ठीक। चलो ये भी हम लोगों ने कर लिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है,
A large ball 2 meter in radius is made up of a rope of square cross section with edge length 4 mm. Neglecting the air gaps in the ball, what is the total length of the rope to the nearest order of magnitude? अब ये सवाल थोड़ा सा समझने लायक है, मैं समझाता हूँ। आपके पास सबसे पहले एक रस्सी है। अब वो रस्सी जो होती है ना, रस्सी हमेशा ऐसी कुछ होती है, ऐसी कुछ होती है रस्सी। यानी इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है बच्चों, कैसा होता है? सर्कुलर होता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ऐसा है, यानी ऐसी है रस्सी, इस तरीके से रस्सी, समझे? ऐसी है रस्सी। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है? स्क्वायर है। समझा? क्लियर हो गया? तो रस्सी चौकोन है, गोल नहीं है। कैसी है? चौकोन है। ठीक है ना? तो रस्सी कैसी है? चौकोन है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर बोलता है अ लार्ज बॉल ऑफ रेडियस 2 मीटर इन रेडियस इज मेड अप ऑफ अ रोप ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विद एज लेंथ 4 mm। अब इसको ऐसे बांध बांध के क्या बनाया गया? एक स्फीयर बनाया गया। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसे गोल बांध के क्या बनाया गया? स्फीयर बनाया गया। समझा? क्लियर हो गया? तो स्फीयर बनाया गया है। और उसके बाद क्या बोलता है? विद एज लेंथ कितना है? इसका एज लेंथ जो दिया हुआ है, ये जो इसकी एज की लेंथ है ना, एज की लेंथ, ये कितना दिया हुआ है? 4 mm। कितना दिया हुआ है? 4 mm। तो 4 mm का एज लेंथ है। ठीक है? अब उसके बाद निगलेक्टिंग द एयर गैप्स इन बॉल, मतलब क्या? जो एयर गैप्स है बीच में, उसको क्या कर दिया? निगलेक्ट कर दिया। पूरी तरीके से कवर्ड है, कोई एयर गैप नहीं है। समझ आएगा? कोई भी एयर गैप्स नहीं है। तो पूरी तरीके से इसको गोल घुमा के एक स्फीयरिकल बॉल बना दिया। ठीक है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोप टू द नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? समझा? क्या बोलता है कि जो इसको घुमा के ऐसे अपन ने क्या कर दिया है? पूरा स्फीयर बना दिया है। समझे? तो ये एयर गैप्स नहीं है, इसमें एयर गैप्स नहीं है। तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है? क्लियर हो गया? तो आपको बोलता है कि रस्सी की टोटल लेंथ कितनी होगी, रस्सी की लेंथ कितनी होगी, ये आपको पूछा। टू द नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका? कैसे करेंगे इसको सॉल्व? समझाता हूँ। ये जो भी स्फीयर यहाँ पर अपन ने इमेजिन किया है, जो भी स्फीयर इमेजिन किया है, वो जो रस्सी जो बंदी है ना, रस्सी जो बंदी है, उसका जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? मैं बताता हूँ क्या लिख रहा हूँ। बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो अंदर का जो स्फीयर गोला बना है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द रोप। मतलब रोप को ऐसे बांधने पर जो वॉल्यूम अंदर बना है वो किसका वॉल्यूम है? स्फीयर का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम के, वो जो रोप के अंदर जो वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम किसका है? स्फीयर का ही वॉल्यूम है वो तो, क्योंकि अंदर क्या बना है? स्फीयर बना है। अगर मैं क्या करता, एक क्यूब लेता, क्या लेता है? क्यूब लेता। शक्कर का दाना देखा है? उसको बड़ा कर दो तो क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। उसको मैं बांध देता। समझ आ गया? तो फिर मैं ऐसे लिखता वॉल्यूम एनक्लोज बाय द रोप, तो यहाँ पर क्या आता? वॉल्यूम ऑफ क्यूब आता। क्योंकि रोप के अंदर अब क्या वॉल्यूम है? क्यूब का वॉल्यूम है। समझा? क्लियर हो गया? लेकिन यहाँ पर क्यूब लिया है क्या? नहीं। क्या बोला है? स्फीयर बनाया है उसका। समझा? क्लियर हो गया? ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे तुमने क्या कर दिया, एक स्फीयर लिया, छोटे बच्चों का बॉल ले लिया, उस पर तुमने रस्सी को बांध दिया, तो वॉल्यूम एनक्लोज बाय रस्सी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अंदर का स्फीयर। अब समझा? ऐसा है। ठीक है? चलो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है? वो तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम एनक्लोज बाय द रोप क्या होगा? वॉल्यूम का बच्चों फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, इसी को तो एरिया बोलते हैं। ये तो एरिया है, तो इसको हम लोग हमेशा ऐसा भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। समझा? क्लियर हो गया? तो कैसे समझा नहीं। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है बच्चों? एरिया। हाइट भी तो लेंथ ही है ना, लेंथ लिख दिया है। हाइट भी तो लेंथ ही होती है ना, तो हाइट की जगह लेंथ लिख दिया है मैंने। समझा? ठीक है ना? अच्छा, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको। अपने को निकालना ये है, अपने को निकालना क्या है? ये है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय क्या होगा? ए हो जाएगा, ए नीचे जाएगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब ये एरिया किसका है? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये है एरिया, तो इसका एरिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। ठीक है ना? तो ये इसकी जो टोटल लेंथ होगी L, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? A है। समझ आ रही बात? ठीक है ना? तो एरिया इंटू लेंथ क्या मिलेगा?
एरिया इंटू लेंथ क्या मिलेगा, एरिया इंटू लेंथ आपको मिलेगा वॉल्यूम। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, आर कितना है, रेडियस कितना दिया हुआ है 2 मीटर, रेडियस कितना दिया हुआ है 2 मीटर, तो कितना हो जाएगा 2 द होल क्यूब डिवाइड बाय एरिया कितना है, एरिया है ये नहीं एरिया ये है, इसकी लेंथ ये दी हुई है। अब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल यानी स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या होता है लेंथ इन ब्रेड, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 mm का स्क्वायर। समझा, तो कॉपी करो, अजान के कैलकुलेशन निकालो, कैलकुलेशन देख लो, 4/3 पाई 2 का क्यूब और 4 mm का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 4/3 वैसे का वैसे ही, पाई को लिख दिया 3.14, अब ये 2 को लिख दिया, 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, उसके बाद 4 mm, 4 mm मतलब क्या 4 मिलीमीटर बच्चों, मिली मतलब क्या बताया था 10⁻⁻3, तो इसका स्क्वायर करना है, समझे, ठीक है ना। तो ये मीटर को हटाओ, उसका स्क्वायर करो, कितना होगा बोलो जल्दी से, स्क्वायर करना है कि क्यूब करना है, क्या करना है, स्क्वायर करना है ना। एक फिर से बता दो एक बार कैलकुलेशन, गड़बड़ हुई शायद। हाँ क्या करना है बताओ, क्या निकालना है अपने को, लेंथ निकालना है, तो 4/3 पाई आर का क्यूब मतलब 2 का क्यूब डिवाइड बाय क्या होगा, एरिया कितना है, एरिया कितना है, एरिया होगा एल का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा है ना साइड का स्क्वायर, तो 4 mm का यानी 4 इंटू लिख देता हूँ मैं 10⁻³ द होल स्क्वायर, मिलीमीटर का स्क्वायर तो मिली का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या करूँगा मैं, 4/3 पाई मतलब कितना होगा 3.14 इंटू होगा 8 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4 इंटू क्या होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा 10⁻⁶, ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये 3 और ये लगभग 3.14 लगभग कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है अप्रॉक्सीमेट। उसके बाद 4 और 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 4 1 और 4 क्या हो जाएगा 2 जा, तो 2 इंटू 10⁻⁶ ऊपर जाएगा और -6 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10⁻⁶, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, समझा। क्यों ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना था, नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इससे 2 सवाल पूछो, क्या ये 0.5 से बड़ा है, हाँ, क्या ये 5 से छोटा है, हाँ, इसका मतलब 6 क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा, समझा, क्लियर हो गया। तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी है। तो आज के लिए आखिरी क्वेश्चन, बाकी जो है हम लोग क्या करेंगे कल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलो पैक कर लो।